कितना आसान होता है किसी की एक वीडियो, फोटो या मैसेज का वायरल कर देना, या कितना आसान बन गया है एक सेकंड में किसी के बैंक अकाउंट को खाली कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा विषय जिसके बारे में आपको कई वीडियो मिल जाएंगी जो समस्या का उपाय ज़्यादा बताती हो। अगर आपको अपना फ़ोन सुरक्षित करना है तो आप अपने फ़ोन में यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, यहाँ की सेटिंग ऑन करें, वहाँ का सेटिंग ऑफ करें। पर मैं आपको समाधान से ज़्यादा उन समस्या की जड़ों को बताऊंगा जिसकी वजह को हम नज़रअंदाज करते हैं और बस भेड़ चाल में बस सेटिंग ऑन ऑफ करते रह जाते हैं। क्योंकि अगर समस्या का बीज हमें पता हो तो समस्या अपने आप आधी हो जाती है। दोस्तों, मैं साइबर प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता हूँ जो आप लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा देख रहे हैं, बल्कि मैं तो यही दो समस्या को ही साइबर प्रॉब्लम की मेन समस्या मानता हूँ। पहली है इकोनॉमिक साइबर प्रॉब्लम और दूसरी है सोशल साइबर प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं बताऊंगा इकोनॉमिक साइबर प्रॉब्लम के बारे में। आज हम किसी भी जगह चले जाएं, सब जगह पैसों का लेन देन डिजिटल तरीके ही हो रहा है। मर्जी चाहे आपकी हो या ना हो, पर आपको डिजिटल लेन देन करना ही होगा। आप किसी भी शिक्षण संस्थानों में चले जाओ, सब डिजिटल। अगर आपको फीस पे करनी है डिजिटल तरीके से करो, चाहे आपके पास डिजिटल माध्यम हो या ना हो, करनी तो आपको डिजिटल तरीके से ही है। आप हाथ में फीस लेकर खड़े रहेंगे पर फीस जमा नहीं करी जाएगी। मैं यहाँ डिजिटल तरीके के विरोध में नहीं हूँ। कोरोना में भी अगर डिजिटल पावर हमारी नहीं होती तो शायद सब कुछ रुक सा जाता, पर सब कुछ डिजिटल होने की वजह से कुछ भी रुका नहीं। पर इस बात पर भी सोचना चाहिए कि एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी डिजिटल पहुंच से बाहर है। इस तरह से दोनों में असमानता पड़ेगी और इसके कुछ गलत प्रभाव भी हैं। लोग डिजिटल तरीके से अपनी फीस नहीं भर पाते तो वे किसी दुकान पर जाकर किसी अन्य से अपनी फीस भरवाते हैं, जिससे उन पर अधिक भार आता है। जहां उनकी फ़ीस 100 रुपये की है, वहां उन्हें अन्य चार्ज मिलाकर 200 रुपये देने होते हैं, जिससे ये देखा जा सकता है कि एक स्वयं डिजिटल पेमेंट करने वाले और एक किसी अन्य से डिजिटल पेमेंट कराने वाले की फ़ीस में असमानता है। यहाँ एक और बात को समझना चाहिए कि आप किसी भी जगह चले जाएं, आप चाहे या ना चाहें, आपको आता हो या ना आता हो, एक तरीके से आपको अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली आपको डिजिटल पेमेंट करने को कहा जाता है। परंतु यहाँ सवाल यह खड़ा होता है कि यदि डिजिटल अज्ञानता की वजह से किसी के अकाउंट में या निजी जानकारी पर हमला हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, या जिम्मेदारी किसकी होगी? उस कंपनी की जिसने इनडायरेक्टली बल दिया वो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करने का, या उस व्यक्ति की जिसे पूरी तरह जानकारी नहीं थी कि किस तरह से उस प्लेटफॉर्म को सुरक्षित यूज़ करना है, या उस साइबर घुसपैठिए की? कंपनी कह देगी हमने तो प्लेटफॉर्म यूज़ करने को कहा था, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। यूज़र कह देगा कोई अपना ही नुकसान जानबूझकर थोड़ी करेगा। और साइबर घुसपैठिया है कौन, कहाँ है वो, पहले तो यही पता लग जाए। मैं डिजिटल लेन देन के खिलाफ नहीं हूँ, पर हमें डिजिटल शब्द को समझना पड़ेगा। डिजिटल का मतलब ये नहीं है कि कितने लोग शॉर्ट वीडियो वाले ऐप यूज़ करते हैं, बल्कि इस बात से डिजिटलीकरण तय होता है कि कितने लोग अपने आप को इस तरह के साइबर अटैक से अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। कितने लोग एजुकेट हैं इस तरह के डिजिटल अटैक से अपने आप को सुरक्षित रखने में। लोगों को साइबर अटैक से बचने जैसे विषय पर विस्तार पूर्वक एजुकेट करना चाहिए। सिर्फ कुछ प्लेटफॉर्म को चलाना सिखाना ही डिजिटल एजुकेशन नहीं है, बल्कि उसे कितना सुरक्षित हम चला सकते हैं ये डिजिटल एजुकेशन है। और साइबर अटैक की प्रॉब्लम इस बात से ही सॉल्व हो जाएगी कि किसी को जबरन डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करने के लिए बाध्य ना करा जाए, बल्कि हर जगह दोनों ऑप्शन डिजिटल और नॉन डिजिटल ऑप्शन रखे जाएं। दूसरी साइबर प्रॉब्लम जो है वो मैं मानता हूँ सोशल साइबर प्रॉब्लम। आज लोगों के पास फ़ोन है, नेट है और खुराफाती दिमाग भी, बस इजिकल टू दूसरों का जीवन खराब। आज लोग बस एक काम कर रहे हैं, कहीं लड़ाई हुई उसकी वीडियो, कहीं एक्सीडेंट हुआ उसकी वीडियो, इतना तो फिर भी समझ आता है। कहीं कुछ नहीं भी हुआ
लेकिन हम तो खुराफाती हैं। बस किसी का भी किसी भी सिचुएशन में खींची गई फ़ोटो या वीडियो को अभद्र से अभद्र शब्दों के साथ काट छाट करके वायरल कर देना आज आम बात है। औरतों के खिलाफ इतना गंद, इतनी अश्लील बातें, घटिया से घटिया जोक, ऐसे लोगों में दिमाग नहीं होता या स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि लड़कियां आज हवाई जहाज़ तक चला रही हैं। इन लोगों को समाज का कुछ अता पता नहीं होता। इनसे अभी पूछा जाए ना, आज देश के बारे में कुछ बताओ, तो इनका जवाब दंगे, लड़ाई, इसने ये कहा, उसने ये कहा। और इन चिंतकों से पूछो तो सारे नेता चोर, पागल, बुद्धू हैं, क्योंकि वो इनकी तरह फालतू के जोक और लड़ाई के वीडियो शेयर नहीं करते, किसी के बारे में गलत अफवाह ये सब नहीं फैलाते। तो ये लोग पागल हैं इनके लिए। बस काश एक बार इन चिंतकों को बस एक बार इन्हें मौका दे दिया जाए तो ये अपने जो घटिया जोक है इन्हें धरातल पर उतार डालेंगे। और आज एक और नया फैशन आया है। पहले किसी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, महिला होने के नाम पर नीचा दिखाने का मौका मिलता था इन लोगों को, लेकिन अब जेंडर के नाम पर लोगों को टारगेट करते हैं कि तुम LGBT से हो। अबे अगर कोई है तो तुम्हें क्या घर बसाना है? हाँ, अगर आप समाज में एक धमाकेदार नई लहर लाना चाहते हैं तो फिर आप ला सकते हैं, आपका स्वागत है। मतलब आपको क्या है? पहली चीज़, जेंडर को तो रखो साइड में। पहले हर इंसान किसी खास जेंडर का होने से पहले वो इस देश का नागरिक है और संविधान में नागरिकता के अनुसार उसे भी वो सारे अधिकार मिले हुए हैं जो आप लोगों को मिले हुए हैं। और मैं LGBT कम्युनिटी से भी कहना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ ये कहना बंद करें कि हमें भी बराबर समझिए, हमें भी इक्वल समझिए। पहली बात तो जब सभी इक्वल हैं तो उन लोगों को ये अधिकार किसने दिया कि वो आप लोगों को समाज में इक्वालिटी का दर्जा दें? उल्टा कुछ ऐसे महान लोग हैं, जैसे हमारी बॉलीवुड में LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करती हुई फिल्म बनाई जा रही हैं, वहीं वैसे लोग जो लड़कियों को आगे बढ़ते देख नहीं सकते, जो स्कूटी वाले जोक बनाते हैं, वैसे ही ये लोग LGBT पर इतने अभद्र वीडियो बनाते हैं और उन्हें वायरल करते हैं। और इसी बॉलीवुड पर नेपोटिज्म के मुद्दे पर भर भर के निबंध ऐसे लिखते हैं जैसे मानो समाज में सारी गंदगी बॉलीवुड ने ही फैला रखी है और समाज को सुधारने का ठेका इन लोगों ने ले रखा है। मैं फिर कहूँगा कि प्लीज़ इक्वालिटी मांगना बंद करो। अगर करना ही है तो आप पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लो। अपनी समस्या संसद में अपने मुंह से उठाओ। संविधान पूरी आज़ादी देता है और जो भी इसके बीच में आए ऐसा इंसान संविधान का आदेश नहीं मान रहा, ऐसे इंसान पर संवैधानिक रूप से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हमेशा भारत की चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र, दोनों के संपर्क में हमेशा रहो। अपने आप को संविधान से अलग मानना बंद करो। याद रखें, समाज में बदलाव कानून व संविधान के निगरानी में चुनी हुई सरकार के साथ मिलकर ही किया जा सकता है, किसी के आगे हाथ फैलाने से नहीं तो कुछ मुट्ठी भर लोग आपको कमज़ोर समझकर ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत लगातार करते रहेंगे। और जिन लोगों के अंदर काबिलियत के दम पर आपके सामने खड़े होने का दम नहीं है, वो भी आपको मानसिक बीमार बता कर वीडियो या फ़ोटो का इस्तेमाल कर आपको ये जताते रहेंगे कि आप सिर्फ उनसे नीचे ही हैं। मैं भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ऐसे तेजस्वी लोगों पर नज़र रखें, क्योंकि ये लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके समाज के हर तबके के लिए खतरा बन रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए। और सरकार को ये लगता है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ये लोग डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करके सिर्फ समाज में नफ़रत या बेबुनियादी बातें करके समाज को पीछे ढकेल रहे हैं, ऐसे लोगों पर पाबंदियाँ लगानी चाहिए। यही समाज के लिए ठीक है। तो दोस्तों, समाज आज जिस साइबर प्रॉब्लम को सहन कर रहा है, उस साइबर प्रॉब्लम को मैं इन दोनों मुद्दों में ही समेटता हूँ। और आपको मेरा साइबर प्रॉब्लम के ऊपर विचार उचित लगा होगा। यही आशा के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरी बात सुनने के लिए। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।